दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो सिलेबस है ये हमारा 21-22 सेशन के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर्स कट भी किए गए हैं और जो है आपका एग्जाम भी जो है दो टर्म्स में होना है, टर्म 1 एंड टर्म 2 में। तो टर्म 1 हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और टर्म 2 हमारा सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। तो दैट मीन्स टर्म 1 में आपके पास एमसीक्यू आएंगे और एमसीक्यू में आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से एक ठीक होता है। ठीक है, आपको बबल फिल करना होगा ओएमआर शीट के ऊपर। तो काफी स्कोरिंग सिस्टम रहता है टर्म वन का आपका। तो टर्म टू आपका कन्वेंशनल पेपर ही है जैसा है। तो इसका कोड देख लेते हैं, 054 है कोड इस सब्जेक्ट का। और अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम कि टर्म वन में जो जो आपके यूनिट्स आने हैं उनका मार्क्स का एलोकेशन कैसे किया गया है, किस यूनिट से कितने मार्क्स का आना है। तो पहला हमारे पास पार्ट ए है। ठीक है, पार्ट ए का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये मतलब एक ब्रॉड हेडिंग हो गया, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला यूनिट आता है वो है इवेल्युएशन एंड। ठीक है, इवेल्युएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो ये 16 मार्क्स का आ जाएगा आपका। ठीक है, इस यूनिट से। देन आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये सब मिला के 16 मार्क्स का है। ठीक है, पहला नहीं है अकेला, ये दोनों मिला के ही आपका ये 16 मार्क्स है। हम देख लेते हैं 16 मार्क्स आपका ये हो गया, फर्स्ट हो गया, देन सेकंड हो गया, मतलब ये दोनों मिला के आपका ये हमारा 16 मार्क्स का आता है। ठीक है, फर्स्ट दो यूनिट आपके 16 मार्क्स के हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास पब्लिक। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल, तीन तरह के एंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, और इसके साथ ही नीचे हमारे पास है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज तो ये मिला के हमारा 14 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने दो दो जो यूनिट है ना उनको कंबाइन करके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। देन आता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, नए दो तरीके के बिजनेस के। देन है हमारे पास सोशल। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जो समाज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बिजनेस की। एंड उसके साथ ही हमारे पास बिजनेस एथिक्स। ठीक है, बिजनेस करो तो एथिकल वे से मैं करो, मतलब ये नहीं कि सोसाइटी को धोखा दो, इंसानों को धोखा दो, तो वो सब चीजें नहीं करना। तो इट सब 10 मार्क्स का है आपके, मतलब फाइव फिफ्थ और सिक्स जो है हमारे पास यूनिट है ये 10 मार्क्स के आ गए। तो ये सब मिला के हमारा 40 मार्क्स का टर्म वन का सिलेबस हो गया। 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। तो प्रोजेक्ट आपको दो नहीं एक ही बनाना होता है, तो उसी को आधा पार्ट आप पहले टर्म वन में कंप्लीट कर दोगे और बाकी जो होगा वो आपको टर्म टू में कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से हमारा टर्म वन का हो गया। अब हम टर्म वन का सिलेबस डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर देखा कि इसमें डिटेल में क्या क्या आना है। तो पहला यूनिट है हमारे पास। ठीक है, यूनिट का नाम तो हमने ऊपर देख ही लिया था। ठीक है, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट है आपके पास। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो हिस्ट्री क्या है, पहले हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर ट्रेड की हिस्ट्री और कॉमर्स की हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, तो व्यापार तो इंडिया में काफी सदियों से होता आ रहा है ना, तो उसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। देन आता है हमारे पास इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम मतलब इंडिया का अपना जो बैंकिंग सिस्टम था वो कैसा था। देन राइज ऑफ, ठीक है, राइज ऑफ इंटरमीडिएटीज। इंटरमीडिएट होता है बिचौलिए, जैसे होता है ना बीच वाले, इंटरमीडिएटीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे व्यापार होना है तो इन सब का राइज होना भी जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट। ठीक है, व्यापार बिना ट्रांसपोर्ट के तो हो नहीं सकता, तो ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है, जमीन से हो, पानी से हो, हवा से हो, है ना। तो उसके बाद क्या है, ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग के साथ वर्ड लग गया हमारे पास कम्युनिटीज, ट्रेडिंग कम्युनिटीज, जो व्यापार करने वाली कम्युनिटीज है। तो यहाँ पर देखिए मर्चेंट, मर्चेंट होता है ना व्यापारी। ठीक है, मर्चेंट कॉरपोरेशंस, मर्चेंट कॉरपोरेशंस। ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारी व्यापार करने वाली कम्युनिटीज है, जिसका साथ साथ ये बताया जा रहा है कि कौन कौन सी है। देन आता है हमारे पास मेजर ट्रेड। ठीक है, मेजर ट्रेड सेंटर्स। अब जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता है ना, तो इस तरह से मेजर ट्रेड सेंटर्स। हर जगह तो व्यापार नहीं होता ना, कुछ जगह पे ज्यादा व्यापार होता है। अब जैसे इंडिया की जो व्यापार सबसे ज्यादा बॉम्बे में होता है ना, तो इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं हम इस तरह से। देन मेजर, ठीक है, इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट मतलब जो बाहर से आ रहा है, आयात हो रहा है। एंड एक्सपोर्ट मतलब जो हम बाहर भेज रहे हैं, निर्यात हो रहा है जो।
तो व्यापार का मतलब क्या है कि इंडिया का अगर इंटरनल है तो ठीक है, नहीं तो बाहर अगर दूसरे कंट्रीज के साथ है तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है। देन आता है पोजीशन ऑफ इंडियन, ठीक है, पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो भारतीय उपमहाद्वीप है ना जो, ठीक है, इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो भारतीय उपमहाद्वीप मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा लेना, उसकी क्या पोजीशन है पूरे वर्ल्ड के व्यापार में। तो ये पूरा का पूरा आपका एक टॉपिक टाइप का बन जाता है। देन आता है बिजनेस, ठीक है, बिजनेस सेकंड आता है बिजनेस, और इसमें क्या है, बिजनेस का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आया था आपके पास यहाँ पर। अब देखिए बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। तो बिजनेस हो गया, देन प्रोफेशन, ठीक है। अब यहाँ पर तीन वर्ड्स हैं, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, और एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट। तो तीनों की डेफिनेशन, तीनों में अंतर, ठीक है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो बिजनेस तो पता ही है आपको क्या है, प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशनल तो अब जैसे कोई डॉक्टरी का प्रोफेशन है, टीचिंग का प्रोफेशन है ना। और तीसरा क्या है हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, रोजगार है। तो अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है, ये समझना होगा आपको। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासीफाई कैसे करोगे। तो कुछ एक दे दी गई है आपको, जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एंड, ठीक है, कॉमर्स। देन आता है हमारे पास इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री, जहाँ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आया था ना, तो इसकी डिटेल में जाएंगे हम। तो पहले जाएंगे इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री के टाइप्स कौन कौन से हैं। देन आता है हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, और टर्शरी। तीन तरह के हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। देन मीनिंग, मीनिंग क्या होता है उसका, और उसके बाद क्या है हमारे पास सब ग्रुप्स क्या होते हैं इसके। तो यहाँ पर ये सारा का सारा आपका जो था ना, ये इंडस्ट्री के बारे में आ गया, एक टॉपिक बना दिया गया इंडस्ट्री। उसके बाद दूसरा है कॉमर्स के बारे में, तो कॉमर्स के साथ ट्रेड साथ में जोड़ दिया गया है। ठीक है, कॉमर्स ट्रेड, देन टाइप्स क्या होते हैं इसके, देन इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है ट्रेड, ठीक है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। देन आता है हमारे पास होल सेल एंड रिटेल, ठीक है, होल सेल तो होता है ना जो मतलब हम थोक में करते हैं, रिटेल मतलब जो हम परचून में करते हैं, कम क्वांटिटी में करते हैं। एंड उसके साथ ही हमारे पास आता है ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ऑक्सिलरी जो होते हैं ना, मतलब जो मेन नहीं होती है, एक्स्ट्रा टाइप की रहती है सर्विसेज, वो सब बोलते हैं ऑक्सिलरी। देन बैंकिंग क्या होती है, ट्रेड के लिए चीजें जरूरी है ना, बैंकिंग जैसे। देन इंश्योरेंस, ये सब सर्विसेज हैं साथ के साथ, ट्रेड के साथ जो जरूरी है। देन क्या है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इनके बिना ट्रेड होना डिफिकल्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। देन वेयर हाउसिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग क्या होता है, गोदाम होता है जहाँ पर सामान वगैरह रखा जाता है, तो वेयर हाउसिंग। देन हमारे पास आता है कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे होगा, जैसे मोबाइल फोन हो गया आपका, ईमेल हो गया, ये कम्युनिकेशन है, एक एक आदमी दूसरे आदमी से मतलब कांटेक्ट में रहेगा। देन आता है हमारे पास एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग तो पता ही है, जो एडवर्टाइजमेंट आती है टीवी पे आ जाए, मैच में आ जाए, है ना, उसका मीनिंग क्या है। तो ये सारी की सारी हमारी कॉमर्स और ट्रेड से रिलेटेड चीजें आ गई, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। देन आता है हमारे पास बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब एक आप बिजनेस करते हो तो उसमें रिस्क भी हो सकता है ना, पैसा डूब जाता है ना, कंपनियां डूब जाती हैं, है ना, प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो गई मान लो, ब्लैकबेरी तक की कंपनी डूब गई है ना। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स क्या रहती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, डिफरेंट टाइप्स की, क्या क्या फॉर्म्स है। तो यहाँ पर देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब इंसान मतलब खुद ही मालिक है। जैसे मान लीजिए किसी की एक दुकान है, अकेला मतलब कोई पार्टनर नहीं है, तो वो क्या है, खुद ही मालिक है ना। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, उसके अपने नाम पे होगी, बीबी के नाम पे होगी, ठीक है, इस टाइप की सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक फैमिली, विद इन फैमिली कह सकते हो आप, या एक ही बंदे के नाम पे है, ठीक है, सोल तो अकेला ही होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है।
उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, मेरिट्स लिमिटेशन होगी ना। तो छोटे बिजनेस टाइप के ही रहते हैं जनरली, ठीक है, मतलब वो खुद ही मालिक है अपना। उसके बाद आता है दूसरा जो होता है, थोड़ा सा बड़े वाले में आ जाओ, पार्टनरशिप में आ गए। अब मान लो ज्यादा पैसा चाहिए है ना, तो एक आदमी के बस का तो है नहीं, तो पार्टनरशिप में चार पांच पार्टनर मिल गए, ठीक है, एवं दो भी पार्टनर्स होंगे तो पार्टनरशिप में आएगा ना। अकेला, अकेले के बाद दो केला, दो केला मतलब दो, दो से पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट हो गया, टाइप्स हो गया, ठीक है, देन मेरिट्स हो गए, लिमिटेशंस हो गई इसकी पार्टनरशिप की, देन रजिस्ट्रेशन। अब पार्टनरशिप है तो उसके रजिस्टर भी कराओगे ना पार्टनरशिप को, ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप लोगों को ही पता है भी हम पार्टनर्स हैं, अब कल को मान लो एक पार्टनर उड़ गया ऊपर, उस केस में क्या होगा। देन पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना है, उसमें सारा का सारा मतलब पता होना चाहिए ना बाहर भी ये। तो देन आता है हमारे पास पार्टनरशिप को रजिस्टर करा दिया आपने, डीड बना ली इसकी, ये आ गई ना डीड, मतलब लिखित में आ गया सब कुछ। देन आ गया टाइप्स ऑफ पार्टनर, ठीक है, पार्टनर्स के टाइप्स, पार्टनर किस तरह के हैं वो, ठीक है, पार्टनर्स के भी टाइप्स होते हैं। मान लो एक आदमी तो काम करने वाला वर्किंग पार्टनर है, दूसरा कहता है मैं तो पैसा ही लगाऊंगा भाई, काम तू अपना करता रहे, है ना। तो ये नहीं है कि फिर रिटर्न्स जो है सबको बराबर मिलेंगे ना, रिटर्न्स तो उसको ज्यादा मिलेंगे जो वर्किंग पार्टनर होगा। देन हो जाता है हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, अब इसको बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, HUF। तो ये वाला बिजनेस होता है जहाँ पे मान लो एक फैमिली का बिजनेस है, एक फैमिली है, उसके लोग जो मिलके, जैसे मैंने कहा था ना सोल से हट के थोड़ा सा ये हो गया है, इसमें एक ही फैमिली का बिजनेस है। उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव नहीं सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉम्परेटिव हो ही नहीं सकता, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे सहकारिता वाली, लिज्जत पापड़ टाइप का ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मिल के काम करती है ना बिजनेस, तो उस टाइप का। अब जैसे लेडीज ने एक और वो बना ली ना, सोसाइटी बना ली और पापड़ बनाने लग गई, है ना, तो वो उस तरह का काम, कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन आता है कंपनी, ठीक है, अब प्रॉपर आ गए हम कंपनी में, है ना, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जैसे रिलायंस का ग्रुप हो गया, टाटा का ग्रुप हो गया, इनकी कंपनीज है ना। तो ये कैसे बनती है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, देन टाइप्स क्या है, ठीक है, आगे इनकी टाइप्स भी है ना, प्राइवेट कंपनी होगी या पब्लिक कंपनी होगी, ठीक है, या फिर हमारे पास वन पर्सन कंपनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये डिफरेंट हो गया काम, ठीक है, जो वो सोल प्रोप्राइटरशिप थी और यहाँ पर वन पर्सन कंपनी भी, कंपनी एक आदमी कंपनी भी बना सकता है, ऐसा नहीं कंपनी नहीं बना सकता वो, ठीक है, मान लो उसका लार्ज स्केल काम है तो वो अकेला मालिक बन के कंपनी भी बना सकता है ना, उसके पास पैसा है, उसको जरूरत नहीं है दूसरे की। तो इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए, अब आया था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनेगी कैसे, ठीक है, कंपनी बनाने का स्टेजेस क्या है, ठीक है, स्टेजेस क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं कंपनी को बनाने के लिए, ठीक है, टू बी यूज्ड फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, आपको एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं इसको सब्जेक्ट को बढ़ा के। देन आता है यूनिट नंबर 3, तो पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल, ठीक है, एंटरप्राइजेस, तीन तरह की बता दी, एक तो पब्लिक, एक प्राइवेट और एक ग्लोबल। तो पब्लिक तो मतलब जिसमें पब्लिक भी रहेगी साथ में, प्राइवेट मतलब जो आपकी प्राइवेट ही है, आप ही हो, ठीक है, ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल लेवल की। तो ये तीन तरह की होगी एंटरप्राइजेस। नो, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का भी उसमें रहता है सिस्टम, ठीक है। अब PSU होती है, तो पब्लिक शेयर यूनिट, ठीक है। तो और दूसरी क्या है, प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में मालिक जो है, जो प्रमोटर रहेगा प्राइवेट रहेगा कोई ना कोई, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए टाटा है, रिलायंस है, तो इसको हम पब्लिक सेक्टर नहीं कह सकते ना, ये तो क्या है, प्राइवेट सेक्टर है ना। और दूसरे जैसे इंडियन रेलवे है, या फिर आपकी जो और जितनी भी कंपनियां हैं, BHEL है, सेल है, ये सब पब्लिक सेक्टर में आएंगी ना। तो देन फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड, ठीक है, फॉर्म्स क्या रहेगी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। देन इसमें आता है डिपार्टमेंटल, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स,
देन स्टैट्यूटरीज, ठीक है। अब ये सारी की सारी कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनी, मतलब ये सारी की सारी पब्लिक में आ गई। ये है ना फॉर्म्स ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक के भी आगे टाइप्स है ना, जो मतलब जिसमें गवर्नमेंट मेजर स्टेक होल्डर है तो उनके भी आगे टाइप है। जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंटल है तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल का हो गया। देन हो गया हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हो गया ना एक ये। तो दूसरा है स्टैट्यूटरी, ठीक है। तो कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेशंस होती हैं काफी सारी। देन आता है हमारे पास तीसरा, हमारे पास गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनीज है। तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट वाली पब्लिक वाली हो गई। उसके बाद आ गया, देखो प्राइवेट वाला तो नहीं दिया शायद, बिजनेस सर्विसेज यूनिट नंबर 4 पे आए थे। यूनिट नंबर 4, तो यूनिट नंबर 4 पे हम देखते हैं बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विसेज क्या है? बिजनेस सर्विसेज के अंदर अब ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प करें। मीनिंग क्या है उसका, टाइप्स क्या है उसकी, ठीक है। जैसे बैंकिंग होगी, बैंकिंग अगर अच्छी होगी तो बिजनेस प्रमोट होगा, क्योंकि लोन चाहिए ना हर एक बिजनेस को, ठीक है। पैसा लेना और पैसा देना दोनों काम बैंकिंग का है ना। तो जब रिक्वायरमेंट हो तो बैंक लोन दे दे, जब आदमी के पास ज्यादा हो तो बैंक में जमा करा दे। तो इस टाइप की सर्विस कौन प्रोवाइड कर सकता है? अच्छा बैंकिंग सिस्टम है। ये नहीं है कि जब जरूरत हो लोन की तो मिले ही ना, है ना। देन टाइप ऑफ बैंक, ठीक है। बैंकों के टाइप होते हैं ना, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक, कई तरह के बैंक आने लगे अब तो, ठीक है। देन अकाउंट्स, अच्छा बैंक अकाउंट्स के टाइप से, जैसे हमारा सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है ना, ये सब लिखा ही हुआ है यहाँ पर। तो ये बेसिक दो तरह के अकाउंट्स रहते हैं। देन रिकरिंग अकाउंट हो जाता है, रिकरिंग मतलब आरडी जो करते हैं आप, हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट जमा कराते हो। देन फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एफडी होती है, एक बार जमा कराओ 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, है ना। तो वो फिक्स डिपॉजिट हो गया। देन आ गया मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है, डिपॉजिट अकाउंट। तो इसमें क्या है कि आपके पास फ्रीडम रहती है। मान लो आपने एफडी तो करा दी, लेकिन बीच में आपको पैसे की जरूरत है तो आपको निकालने के लिए भी मतलब आप अलाउड कर देते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन होता है। तो देन आता है हमारे पास बैंकिंग सर्विसेज। तो ये सारा का सारा बैंक से रिलेटेड था, आपको बैंकिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर देखते हैं आप बैंकिंग सर्विसेज विद, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। बैंक में आप जाते हो, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। देन बैंक ड्राफ्ट हो गया आपके पास। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब आपके अब जितना पैसा है ना आपके अकाउंट में, उससे आप थोड़ा ज्यादा निकलवा पाओ तो उसको ओवरड्राफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो बाद में जमा करा दो वापस। तो बैंक ऐसी फैसिलिटी भी दे देती है। देन आता है कैश क्रेडिट, ठीक है, लोन वगैरह का काम हो गया यहाँ शुरू। देन ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स बैंकिंग, ठीक है। उसके बाद मीनिंग क्या होता है, अब आजकल जैसे हम ऑनलाइन कर लेते हैं ना सारे का सारा, तो आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम हो, यूजर आईडी हो, पासवर्ड हो, है ना? तो आप सब काम कर सकते हो, डेबिट कार्ड हो, यूपीआई से करो सब ट्रांसफर्स। तो वो सब चीजें आ गई आपके पास सब। बार बार बैंकों में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। ना आए थे टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, तो ये सारी आ गई है, मतलब ये मॉडर्निज्म वाली आ गई चीजें सारी हम यहाँ पर यूपीआई टाइप की ना। देन आया था आपके पास इंश्योरेंस। अब बैंकिंग समझ लिया आपने, तो इंश्योरेंस क्या होता है? अब इंश्योरेंस देखो, एक तो लाइफ इंश्योरेंस होता है ना जैसे, लेकिन आपका जो बिजनेस है उसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए ना। मान लो आग लग जाती है, कुछ खराब हो जाता है, लॉस हो जाता है ना, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या हेल्प कर सकती है? तो आप कुछ प्रीमियम देते जाओ, बाद में इंश्योरेंस क्लेम हो जाता है। अब देखो, वैसे तो शिप्स के भी इंश्योरेंस होते हैं ना, तो शिप्स के भी इंश्योरेंस होते हैं। शिप मान लो टूट गया तो इंश्योरेंस कंपनी भी डूबने के चांसेस रहते हैं। लेकिन तो प्रिंसिपल्स टाइप्स, ठीक है, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल क्या है, टाइप्स क्या है। अब मैंने बताया था लाइफ इंश्योरेंस आ गया, लाइफ, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस हो गया पहला। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब आपको मान लो कुछ डिजीज वगैरह हो जाती है, ऑपरेशन कराना पड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये सब हेल्थ इंश्योरेंस। देन फायर इंश्योरेंस, आग लग जाती है तो फायर इंश्योरेंस है। उसके बाद आपके पास आया था मैरीन, मैं तो बता ही रहा था वैसे, तो यहाँ पर है भी मैरीन इंश्योरेंस भी है। देन हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब यूनिट नंबर 5 है, तो यूनिट नंबर 5 में है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब नए तौर तरीके क्या हैं,
ठीक है, ये तो पुराने तो हो गए, ठीक है, लेकिन आजकल के टाइम पे क्या इमर्जिंग मोड्स हैं बिजनेस करने के। तो यहाँ पर देखिए ई बिजनेस, ठीक है, ई जब भी आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स मतलब जो आप कंप्यूटर की हेल्प से और सॉफ्टवेयर की हेल्प से इस टाइप की जो करते हो ना, तो वो सारे बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पर स्कोप क्या है उसका और बेनिफिट्स क्या है ई बिजनेस के। उसके बाद यूनिट नंबर 6, देखिए इसकी डिटेल भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, सिर्फ इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, देन यूनिट नंबर 6 में आते हैं स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। अब ये सारा क्या है कि एथिक्स, एथिक्स तो पता ही होगा आपको कि एथिक्स क्या होते हैं, मतलब आइडियलिज्म, ठीक है, कुछ बेईमानी ना करो, लोगों को धोखा ना दो, ठीक है, तो ये सब एथिक्स कहते हैं। तो बिजनेस के अंदर एथिक्स की वैल्यू क्या है? नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब आप बिजनेस ऐसा ना करो कि चोरी चकारी वाला या डकैती वाला या मतलब जैसे इस टाइप का मतलब नेगेटिव वाले साइड वाले बिजनेस ना करो। बिजनेस कैसा होना चाहिए जो समाज के हित में हो, पॉजिटिव साइड में हो। देन यहाँ पर आता है केस फॉर, ठीक है, केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए बिजनेस को। देन आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स। ठीक है, अब ओनर्स मतलब जो मालिक हैं उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन आ गया इन्वेस्टर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अब लोगों ने पैसा लगाया, कंपनी हो गई बंद, तो लोग तो डूब गए ना, इन्वेस्टर तो डूब गए। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टर के प्रति भी बनती है, भी ऐसा काम ना करो कि कंपनी डूब ही जाए। देन आता है हमारे पास कंज्यूमर्स। ठीक है, इन्वेस्टर का आपने ध्यान रख लिया, अपने ओनर्स का तो रखना ही रखना है, ओनर तो अपना ध्यान खुद ही रख लेंगे वैसे। देन इन्वेस्टर्स का रखना है, देन क्या कंज्यूमर्स का रखना है। जो भी सामान बनाओ ना, ऐसा ना बना दो कि मतलब कंज्यूमर बेचारा कंज्यूम करके ही मर जाए, है ना, उस टाइप का। देन ये सबसे इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयज। ठीक है, बिजनेस का एम्प्लॉयज, ठीक है, तो एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं भी निकाल दिया काम, ठीक है कि आज काम है तो रख लिया, कल को काम खत्म तो निकाल दिया, है ना। तो उनके एम्प्लॉयज की जो है ना मतलब वेलफेयर के ऊपर अच्छा काम होना चाहिए। देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो कर लो, ये बहुत है ना। एंड दूसरा क्या है कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब वही समाज हो गया, सोसाइटी होगी, है ना, कम्युनिटी के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन आता है रोल ऑफ बिजनेस इन, रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, ये सब ना हो तो ये अच्छा बिजनेस होगा। तो पोल्यूशन वगैरह ना हो तो एनवायरमेंट हमारा, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, तो इंडस्ट्री से ही आते हैं ना ये सारी चीजें। तो इस तरह का। अब ये था टर्म 1 का सिलेबस, अब हम टर्म 2 पे आ जाते हैं। तो टर्म 2 में हमारे पास जो है देख लेते हैं क्या चीज है। अगेन हमारे पास थ्योरी 40 मार्क्स से तो लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूरेशन देख लीजिए 2 आवर्स का है। और यहाँ पर देख लेते हैं चैप्टर कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो पहला फाइनेंस एंड ट्रेड, ठीक है, फाइनेंस एंड ट्रेड पार्ट बी हो गया। तो इसमें जो यूनिट आया यूनिट नंबर 7 है। तो यूनिट नंबर 7 हमारे पास है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, अब बिजनेस के लिए जो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, उसके सोर्सेज क्या क्या है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर। तो ये 20 मार्क्स इसको अकेले को नहीं मिले, इससे अगले वाले को मिला के मिले, 7th और 8th को, है ना। तो यहाँ पर क्या है स्मॉल बिजनेस, छोटे वाले बिजनेस, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो आप अपना काम शुरू करते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इन दोनों को मिला के 20 मार्क्स दे दिए गए। देन आता है हमारे पास इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड मतलब अंदर वाला ट्रेड, बाहर वाला नहीं। और उसके बाद आता है हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस। तो इन दोनों को मिला के भी 20 मार्क्स है, सीधा हिसाब है। दो दो यूनिट्स को मिलाओ और 20 मार्क्स दे दो, तो ये 40 मार्क्स का हमारा पूरा हो जाता है यहाँ पर। अब हम चलते हैं टर्म 2 के डिटेल सिलेबस पर। तो टर्म 2 का जो डिटेल सिलेबस है, इसमें हमारे पास सबसे पहला जो रहता है यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 में हमारे पास है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। यहाँ पर क्या है बिजनेस फाइनेंस कॉन्सेप्ट एंड, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। तो बिजनेस फाइनेंस है क्या और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो कोई भी बिजनेस शुरू करना है उसके लिए पैसे की जरूरत है ना, तो वो पैसा आएगा कहाँ से।
ठीक है, कितना पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा, वो सब क्या है, बिजनेस फाइनेंस है। अब यहाँ पर देखते हैं आपके सिलेबस में क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओनर्स। ठीक है, ओनर्स के बाद ये लगा हुआ है पोस्ट ऑफिस, तो इसका मतलब बहुत सारे ओनर्स हैं और उनका फंड, ओनर्स फंड्स, मतलब अपने घर से जो पैसा लगाएंगे ओनर्स लगाएंगे। ठीक है, ये मान के चलें काफी सारे ओनर्स हैं, तो इसमें क्या है, उसकी इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स। देन आता है हमारे पास प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस शेयर्स। ठीक है, तो दो तरह के तो शेयर हो गए इनके, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। देन आता है हमारे पास रिटेन्ड। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स जो कमाई हो रही है, अर्निंग मतलब कमाई हो रही है। देन आता है ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर बोलते हैं इसको। ग्लोबल, ग्लोबल मतलब जो इंटरनेशनल लेवल की होगी, डिपॉजिटरी मतलब बाहर से पैसा जो लग रहा है डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, रिसिप्ट। उसके बाद आ गया हमारे पास, अब यहाँ पर है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन, तो एडीआर बोल दिया गया इसमें, तो एक होगी जीडीआर, दूसरा हो गया एडीआर। देन आ गया हमारे पास इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ठीक है, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो ये तीसरी तरह की डिपॉजिटरी रिसिप्ट आ गई, आईडीआर। ठीक है, देन आ गया हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो तीन तरह की आपको ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स यहाँ पर देखनी है। देन आते हैं हमारे पास बोरोड। ठीक है, बोरोड मतलब उधार लिया गया फंड्स। ठीक है, अपना पैसा हो गया, उसके बाद उधार लेना है जो, तो बोरोड फंड्स बोलेंगे हम। अब उधार कहाँ कहाँ से लिया जाएगा ये देखेंगे इसमें हम। तो बोरोड फंड्स में हमारे पास आ जाते हैं डिबेंचर्स, सबसे पहला है डिबेंचर्स। ठीक है, ये उधार का एक सोर्स हो गया। दूसरा बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, देन हमारे पास लोन आ गया, तो लोन तो आपको आइडिया है ही कहाँ से मिलेगा लोन, ये इंपॉर्टेंट है। अब लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक, तो बैंक से लोन मिल सकता है आपको, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई आपके पास, एंड उसके बाद आ गया कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। देन आता है हमारे पास पब्लिक। अब पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स से भी आप लोन की फॉर्म में ले सकते हो, आप एफडी बना दो लोगों के पैसे की, तो वो हो गया पब्लिक डिपॉजिट्स। देन आता है ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, आप ट्रेड क्रेडिट ले सकते हो, व्यापारी लोन हो गया एक तरह से। उसके बाद आ गया आपके पास नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 8। तो यूनिट नंबर 8 में हमारे पास है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो छोटे बिजनेस को डेवलप करना है। तो छोटे छोटे बिजनेस जो है यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट किया गया, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब आदमी खुद का बिजनेस स्टार्ट करे तो वो कैसे होगा, तो इस पर पूरी पूरी अब इसमें स्टोरी आ गई आपकी। तो इसमें कॉन्सेप्ट है आपका, देन इसके बाद नीड क्या है इसकी। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर नीड क्या है, जरूरत ही क्यों है इस चीज की। देन प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब प्रोसेस का मतलब स्टेजेस टाइप का आप समझ सकते हो। देन आता है स्टार्टअप, तो स्टार्टअप्स तो आजकल बहुत स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो स्टार्टअप इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया इसमें डाल दिया गया स्कीम, इस स्कीम के लिए अभी आपके सिलेबस में डाल दी गई ये चीज। देन आ गया वेज टू फंड, वेज टू फंड स्टार्टअप। अब स्टार्टअप के लिए जो फंडिंग होगी उसके लिए डिफरेंट रास्ते क्या क्या है, वेज। देन आता है हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ चीज डेवलप की, ये नहीं कि कोई और उसको ले ले, तो उसको आप पेटेंट वगैरह करा लो पहले से, तो वो पेटेंट वगैरह जो चीजें हैं ना वो सारी की सारी आईपीआर में आती हैं। देन आता है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप, अच्छा इसके साथ ही था ये। तो नेक्स्ट आ जाता है अब हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने के बाद स्मॉल स्केल। ठीक है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। अब स्मॉल स्केल एंटरप्राइज क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, देन आता है रोल ऑफ स्मॉल स्केल, स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, इंडिया के अंदर स्मॉल बिजनेसेस का क्या रोल है। उसके बाद हमारे पास आता है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है इसमें, और इनसे कौन कौन से जो हेल्प करती हैं स्मॉल बिजनेसेस में। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास
अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया आपके पास। देन आता है हमारे पास नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। अब ये एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई गई हैं स्मॉल स्केल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। तो जैसे NSIC हो गया। दूसरी क्या है, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एजेंसीज है। तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की एजेंसी हो गई। तो ये सारी एजेंसीज जो है स्मॉल स्केल बिजनेस को प्रमोट करती हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 9 में हमारे पास है इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड मतलब जो अंदर ही हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है ना। तो इंटरनल ट्रेड, अब इसमें मीनिंग क्या होता है इंटरनल ट्रेड का, एंड टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्विसेज क्या है। देन हमारे पास रेंडर्ड हो गया बाय ए, टाइप्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय ए होलसेलर। ठीक है, एंड रिटेलर। अब रिटेलर कौन होता है, होलसेल का होता है। तो होलसेलर तो हो गया आपका थोक वाला, रिटेलर हो गया आपका परचून वाला। ठीक है, तो कम क्वांटिटी में जो डील करता है वो रिटेलर, और ज्यादा क्वांटिटी में जो डील करता है वो है हमारा होलसेलर। तो ये सारा का सारा जो यूनिट है ना, उनसे रिलेटेड हो गया यहाँ पर। देन आता है हमारे पास लार्ज स्केल। ठीक है, अब लार्ज स्केल रिटेलर। तो यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर। तो एक तो रिटेलर बिल्कुल ही मतलब जो परचून वाला है, एक जो बीच वाला होगा। ठीक है, ना तो होलसेलर है ना वो एक्चुअल रिटेलर है, वो बीच में आ गया। तो उनको बोलेंगे लार्ज स्केल रिटेलर, बीच की कड़ी होगी ना। जैसे मान लीजिए किसी के पास एजेंसीज होती है ना, तो यहाँ क्या हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो इस टाइप का हो गया। देन चेन्स आ गई। ठीक है, चेन स्टोर्स हैं, और इनका कॉन्सेप्ट आ गया। तो आजकल तो चेन स्टोर्स बहुत आ रही है, बिग बाजार आ रही है, इस टाइप की बहुत सारी चेन स्टोर्स हैं। तो इनको हम एक्चुअली रिटेलर में नहीं रख सकते ना। देन ये आता है यूनिट नंबर 10। तो यूनिट नंबर 10 में हमारे पास आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जो इंडिया मान लो जैसे है, तो वो बाहर दूसरे कंट्रीज के साथ जो व्यापार करता है। तो यहाँ पर तो आपके पास थोड़ा सा ये इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ में इसके बेनिफिट्स क्या है। बस इतना ही है, छोटा सा ये चैप्टर हो गया या यूनिट कह लो आप। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है बिजनेस स्टडीज का। तो ये कॉमर्स के आपके इकोनॉमिक्स भी हो गया और बिजनेस स्टडीज भी हो चुका है। तो अभी अकाउंट्स हम कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।